इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछले दो चैप्टर्स थे उसमें हमने मोशन के बारे में सीखा कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करती हैं और फोर्स कैसे कॉज करती है मोशन को। हमने ये भी सीखा कि जो फोर्स की जरूरत पड़ती है अगर हमें स्पीड को चेंज करना हो या डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना हो। और हमने ये ऑब्जर्व किया कि ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से तो वो नीचे की तरफ धरती की तरफ गिरती है। और हमें ये भी जानते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, जो चांद है वो धरती के चारों तरफ घूमता है। तो किसी तरह की कोई फोर्स एक्ट करती होगी इन ऑब्जेक्ट्स पे, इन प्लैनेट्स पे, मून पे। तो इसैक न्यूटन जो साइंटिस्ट हुए तो उन्होंने इस फोर्स को ढूंढा और इस फोर्स को जाना और उसको नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे ग्रेविटेशनल के बारे में और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। और हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स मोशन के अंदर होती हैं ग्रेविटेशन के कारण, जो धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उनके बारे में और डिटेल में जानेंगे। और हम स्टडी करेंगे कि वेट कैसे जो बॉडी का जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरी कर सकता है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स लिक्विड्स के अंदर फ्लोट कर रही हों उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो ग्रेविटेशन के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि मून धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है। हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो एक कुछ हाइट तक जाती है और उसके बाद वो दोबारा धरती की तरफ गिर जाती है। तो न्यूटन एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके ऊपर एक एप्पल गिरा। तो ये जो घटना थी इसने उनको सोचने पे विवश किया उन्होंने कि अगर धरती सेब को अट्रैक्ट कर रही है तो मून को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रही, और क्या दोनों केसेस में जो सेब पे फोर्स एक्ट कर रही है और जो मून पे कर रही है वो बराबर हैं, और ये इसकी टाइप क्या है, किस टाइप की फोर्स है जो इन दोनों केसेस के अंदर लग रही है इन दोनों चीजों के ऊपर। तो उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मून नहीं जा रहा और वो धरती के चारों तरफ घूम रहा है तो वो क्या पता धरती के ऊपर गिर रहा हो लेकिन गिर ना पा रहा हो और गोल गोल घूम रहा हो। तो इस तरीके से उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए। इस मोशन को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक हम धागा लेते हैं और उसके दूसरी तरफ एक पत्थर को बांधते हैं और जैसे ये फिगर में दिखा रखा है उसको गोल गोल घुमाते हैं। हम मोशन को जब नोट करेंगे स्टोन की तो वो हमें सर्कुलर मोशन इस तरीके से दिखेगा, और जैसे हम धागे को छोड़ेंगे वो सीधे का सीधा पत्थर चला जाएगा। तो जब हमने धागा छोड़ा नहीं तो गोल घूम रहा था, उसकी कोई स्पीड थी और जो पत्थर की स्पीड थी और हमेशा वो हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज कर रहा था। तो मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी और वो एक्सेलरेशन में था जो पत्थर था। तो कुछ फोर्स लग रही होगी पत्थर के ऊपर जिसके कारण वो एक्सेलरेशन में था, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी। तो ये जो सर्कुलर फोर्स जो अंदर की तरफ एक्ट करती है सेंटर की तरफ, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ जाने वाली फोर्स, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और जैसे ही हम इस धागे को छोड़ते हैं वो सीधे का सीधा एक तरफ चला जाता है टेंजेंट की तरह, जैसे जिस पॉइंट पे छोड़ेंगे उसी पॉइंट के ऊपर चला जाएगा सीधे का सीधा। तो उसको हम टेंजेंशियल पाथ भी कहते हैं। इस जैसे सर्कल में टेंजेंट दिखा रखा है, ABC ये टेंजेंट है इस सर्कुलर पाथ के ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर जो B पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट मिल रही है इस सर्कल को। तो ये जो मून का जो मोशन है अर्थ के चारों तरफ, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मून को चारों तरफ घुमा रही है। अगर इस तरह की फोर्स ना होती तो मून स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता, सर्कुलर पाथ पे ना मूव करता। एक जो एग्जाम्पल जो हमने ली थी कि जो एप्पल पेड़ से धरती की तरफ गिरा, तो अगर धरती एप्पल को खींच रही है तो एप्पल को भी तो अट्रैक्ट करना चाहिए अर्थ को। तो
अर्थ क्यों नहीं, हमें एप्पल तो नीचे गिरता दिखता है, अर्थ क्यों नहीं ऊपर की तरफ एप्पल की तरफ जाती दिखती? क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के में हमने जाना था कि एवरी एक्शन तो देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो अर्थ का रिएक्शन भी तो आना चाहिए अर्थ ऊपर। तो इसका हमें जो सॉल्यूशन मिलता है जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, वो कहती है कि जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो सेब के केस में मास कम है तो उसकी जो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, और अर्थ का मास क्योंकि बहुत ज्यादा है तो मूव तो अर्थ भी करती है लेकिन वो नेग्लिजिबल, बहुत ही कम करती है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दोनों सेब और अर्थ दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। तो जो जैसे सूरज हम जो है वो सारे प्लैनेट्स सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, तो इससे हम जो सेम आर्ग्यूमेंट से हम ये कह सकते हैं कि जो जितनी भी ये सन है, प्लैनेट्स हैं, इनके बीच आपस में फोर्सेस है। तो न्यूटन ने कंक्लूड किया कि ये जो फोर्स है सिर्फ एप्पल ही अर्थ को नहीं खींच रहा बल्कि यूनिवर्स में सारी चीजें एक दूसरे को खींच रही हैं, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो अलग अलग चीजों के बीच में है उसने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जानते हैं। हमें यह पता है कि यूनिवर्स में सारी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस की, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की। तो जैसे ऑब्जेक्ट ए और बी हैं, ये एक दूसरे को खींच रही हैं, तो इन दोनों के जो सेंटर, जो फोर्स ये एक्ट करेगी दोनों के सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके ऊपर, तो ए और बी को सेंटर को जो हमने ज्वाइन किया इस दोनों पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो ये फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, मतलब इसका मास प्लस ए का मास प्लस बी का मास डिवाइड बाई उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, और जो जी है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसके बारे में हम जानते हैं आगे। तो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू जी मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ मल्टीप्लाई बाई सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मैथमेटिकल डिडक्ट करके फॉर्मूले को दिखाया हुआ। हमने जो कहा कि जो फोर्स बिटवीन जो ऑब्जेक्ट्स है इज प्रोपोर्शनल मास ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सेकंड, और ऐसे ही हम जानते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन है दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो फोर्स प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू मास 1 मल्टीप्लाई मास 2 और डिस्टेंस के स्क्वायर के ये नीचे आएगा। तो ये प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए हमने जी लिखा जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी हम जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जी को हम बाकी चीज को वहां ले जाते हैं, जी इस तरफ रहने देते हैं, तो वो ये फॉर्मूला बन जाएगा जी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइड बाई मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ऐसा यूनिट जो जी की है वो इन सब जो बाकी चीजों की यूनिट्स जब हम डालते हैं तो वो निकलेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो जो जी की वैल्यू जो निकाली गई थी वो हेनरी कैवेंडिश ने निकाली थी एक सेंसिटिव बैलेंस से, तो वो करीबन जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन्हीं भी दो चीजों के बीच में जो एग्जिस्ट करती है, तो क्या हम कंप्यूट कर सकते हैं दो, जो जैसे मैं और आप बैठे हैं अगर साथ में, तो दोनों के बीच में अगर दो फ्रेंड्स अगर बैठे हैं साथ में तो उनके बीच में जो फोर्स कितनी होगी, हम इसको एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर रहे? तो इसमें यह भी दिखा रखा है नीचे की जो लॉ हमें बताती है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है डिस्टेंस के। तो सपोज अगर हम डिस्टेंस को 6 गुना बढ़ाते हैं तो फोर्स 36 गुना 36 टाइम्स कम हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36 है। तो
ये इसमें सीखा हमने।